हेलो स्टूडेंट्स, लर्न बीएसटी चैनल में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। पिछली वीडियो में हमने कंपनियों के प्रकार पढ़े थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यावसायिक संगठन के स्वरूपों का चयन, अर्थात किसी भी व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चयन करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। व्यावसायिक संगठनों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक स्वरूप के, चाहे एकल स्वामित्व हो, साझेदारी हो या संयुक्त पूंजी कंपनी, सभी स्वरूपों में कुछ ना कुछ लाभ है तो कुछ ना कुछ हानि है। उचित स्वरूप का चयन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। इसीलिए ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसे घटक हैं जिनका ध्यान रखते हुए हमें उपयुक्त स्वरूप का चयन करना चाहिए। सबसे पहला है प्रारंभिक लागत, यानी जब आप किसी भी व्यवसाय को शुरू करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में उसकी जो कॉस्ट है, उसका जो खर्चा है, उसके लिए जो पूंजी की आवश्यकता है, वो ध्यान में रखते हुए हमें निर्णय करना होगा कि हमें किस प्रकार का व्यवसाय शुरू करना चाहिए। जहाँ तक व्यवसाय की प्रारंभिक लागत का संबंध है, एकल स्वामित्व जिसमें बहुत कम खर्चा है, हमने पढ़ा था, और ना ही कानूनी औपचारिकता है, वो भी नहीं के बराबर ही है, और कार्यकलाप यानी इसमें जो कार्य किए जाते हैं वो भी बहुत कम है। जबकि साझेदारी में सीमित पैमाने पर उद्यम स्थापित कर सकते हैं, उसमें भी कम कानूनी औपचारिकता है, लागत भी कम है, तो लाभ भी मिलता है। ठीक है, और लाभ को सभी सदस्यों में, सभी साझेदारों में आपस में बांट दिया जाता है। सहकारी समितियां जिनका पंजीयन करवाना क्या होता है, अनिवार्य है, और कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया भी थोड़ी लंबी भी है और खर्चीली भी है। और प्रारंभिक लागत का संबंध है, सबसे कम प्रारंभिक लागत है एकल स्वामित्व की। ठीक है, तो पहली पसंद अगर लागत के संबंध में देखते हैं तो पहली पसंद रहती है एकल स्वामित्व, क्योंकि न्यूनतम खर्चा है। जबकि इसके विपरीत हम यदि संयुक्त पूंजी कंपनी का निर्माण करना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया जटिल है, बहुत सारी कानूनी औपचारिकताएं भी पूरी करनी पड़ती है, और साथ ही साथ व्यय भी, अर्थात खर्चा भी अधिक मात्रा में करना होता है। नेक्स्ट है दायित्व, जिसको हम लायबिलिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। एकल स्वामित्व और साझेदारी दोनों में ही इनके जो स्वामी हैं उन सबका दायित्व होता है असीमित, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर ऋणों का भुगतान करने के लिए इन स्वामियों को अपनी निजी संपत्तियों को भी बेचना पड़ सकता है, यानी निजी संपत्तियों पर प्रभार रहता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में केवल कर्ता का ही दायित्व असीमित है, शेष सभी अर्थात सह समाजों का दायित्व कैसा रहता है, सीमित। सहकारी समितियों और कंपनी में दायित्व होता है सीमित, अर्थात इसके जो सदस्य हैं उनकी निजी संपत्तियों पर किसी प्रकार का कोई प्रभार नहीं होता। जितनी वो पूंजी लगाते हैं उनका दायित्व लगाई गई पूंजी और उनके अंश तक ही सीमित रहता है, तथा लेनदारों को अपने दावों के भुगतान के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों पर ही क्या करना पड़ता है, संतोष। निवेशकों के लिए भी कंपनी संगठन अधिक उचित है, क्योंकि इसमें निवेशकों की जोखिम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है निरंतरता यानी कंटिन्यूटी। एकल स्वामित्व और साझेदारी फर्मों में इनके स्वामियों की अगर मृत्यु हो जाती है, दिवालिया हो जाता है, अवकाश ग्रहण कर लेता है या पागल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह व्यवसाय प्रभावित होता है, अर्थात इस व्यवसाय को बंद करना पड़ता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में ऐसा नहीं है, ना ही सहकारी समिति में, क्योंकि इनकी निरंतरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि व्यवसाय को स्थायी ढांचे की आवश्यकता है तो सबसे उपयुक्त रहती है कंपनी, अर्थात संयुक्त पूंजी कंपनी। और अगर थोड़ी अवधि के उपक्रमों के लिए कोई व्यवसाय शुरू करना है तो ऐसे में प्राथमिकता दी जाती है एकल स्वामित्व को या फिर साझेदारी को। नेक्स्ट है प्रबंधन योग्यता, यानी उसके जो मैनेज करने वाले मैनेजमेंट की एबिलिटी। एक एकल स्वामी के लिए प्रचालन के सभी क्षेत्रों में, अर्थात उस व्यवसाय को संचालित करने के सभी क्षेत्र, चाहे वो वित्त से संबंधित हो, चाहे वो मार्केटिंग से संबंधित हो, चाहे वो सेल से संबंधित हो, चाहे अकाउंट्स, इन सभी में विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इनके पास क्या होती है, पूंजी सीमित मात्रा में। जबकि अन्य प्रकार के संगठन जैसे साझेदारी और कंपनी, इनमें संभावना अधिक रहती है, यानी विशेषज्ञों की सेवाएं ये प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास पूंजी अधिक होती है, जिसके कारण ये उन विशेषज्ञों को अधिक मात्रा में पेमेंट भी दे सकते हैं। श्रम विभाजन होता है, अर्थात कार्यों को उनकी योग्यताओं के अनुसार बांट दिया जाता है। तो श्रम विभाजन के कारण प्रबंधक कुछ क्षेत्र विशेष में विशिष्टता भी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे जो निर्णय लिए जाते हैं
वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ यानी बढ़िया और शीघ्र निर्णय भी लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर उनमें आपस में विचारों की भिन्नता हो गई तो परिणाम स्वरूप टकराव होगा, और टकराव होगा तो ऐसी स्थिति में इस व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। इसके अलावा यदि संगठन के कार्यों की प्रकृति जटिल है, जिनके लिए पेशेवर लोगों की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी व्यवसाय को ही पसंद किया जाएगा। दूसरी ओर जहां उस व्यवसाय को चलाना बहुत ही आसान और सरल है, ना ही कोई कानूनी औपचारिकताओं की आवश्यकता है बहुत अधिक, ना ही बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता है, न ही विशेष योग्यताओं की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में एकल स्वामित्व या साझेदारी ही अधिक उपयुक्त रहेगी। चूँकि इसमें सीमित कौशल रखने वाले व्यक्तियों के लिए ऐसे व्यवसाय को चलाना क्या होता है, आसान। अतः व्यवसाय के कार्य किस प्रकार के हैं, उसकी प्रकृति कैसी है, उसमें पेशेवर प्रबंध की आवश्यकता है या नहीं, इन सबको देखते हुए ही व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चयन किया जा सकता है। नेक्स्ट है पूंजी की आवश्यकता। हम सभी जानते हैं कोई भी व्यवसाय हो सभी में पूंजी आवश्यक है, लेकिन वो ये कि किस मात्रा में हमारे पास पूंजी है और हम किस प्रकार से उसको अलग अलग स्रोतों से कितनी मात्रा में जुटा सकते हैं। यदि बड़ी मात्रा में पूंजी जुटानी है तो बड़ी मात्रा में पूंजी जुटाने के लिए कंपनी अधिक श्रेष्ठ है, अर्थात हम ऐसा व्यवसाय चाहते हैं जिसमें बहुत बड़ा व्यवसाय हो, अधिक पूंजी की आवश्यकता है लेकिन व्यवसाय भी बड़ा होता है। ऐसी स्थिति में फिर हम किस स्वरूप को चुनेंगे, कंपनी व्यवसाय को चुनेंगे, क्योंकि इसके लिए बड़ी संख्या में विनियोगकर्ताओं को अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। साझेदारी फर्म भी सभी साझेदारों के इकट्ठा संसाधनों का लाभ प्राप्त कर सकती है, अर्थात साझेदारी में भी अधिक पूंजी की व्यवस्था हो जाती है। लेकिन एक एकल स्वामित्व का व्यवसाय एक ऐसा है जहाँ पर पूंजी संबंधी संसाधन क्या है, सीमित। इसीलिए यदि बड़े स्तर पर व्यवसाय चलाना है तो कंपनी उपयुक्त रहेगी। मध्य और छोटे आकार का व्यवसाय चलाना है तो साझेदारी या एकल स्वामित्व अधिक उपयुक्त रहेगा। और अगर विस्तार करना है तो विस्तार यानी बहुत बड़ी मात्रा में व्यवसाय को संचालित करना है तो ऐसी स्थिति में कंपनी ही अधिक उचित रहेगी, क्योंकि कंपनी में अधिक मात्रा में वित्त आसानी से उपलब्ध हो जाती है। नेक्स्ट है नियंत्रण, जिसको हम कंट्रोलिंग भी कहते हैं। व्यवसाय प्रचालन पर सीधे नियंत्रण करना है, स्वयं ही निर्णय लेना है, अर्थात निर्णय का अधिकार भी खुद को ही लेना है और खुद ही नियंत्रण करना है, तो ऐसे स्थिति में एकल स्वामित्व को पसंद किया जाएगा। लेकिन यदि स्वामियों को नियंत्रण निर्णय लेने में वो चाहते हैं कि हमारे साथ कोई और भी भागीदार हो, तो ऐसी स्थिति में साझेदारी या फिर कंपनी व्यवसाय को अपनाया जा सकती है। कंपनी में स्वामी और प्रबंधक दोनों ही अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है व्यवसाय की प्रकृति। जहां ग्राहकों से सीधे संपर्क की आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में एकल स्वामित्व को चुना जा सकता है, जैसे परचूनी की दुकान है, नाई की शॉप है, सब्जी की शॉप है, फल की है, स्टेशनरी की है, तो ऐसी स्थिति में एकल स्वामित्व ही उपयुक्त रहेगा। अगर बड़ी विनिर्माण इकाइयों की आवश्यकता है, लगता है कि हमें एक बड़ी विनिर्माण इकाई खोलनी है जहां ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी स्वरूप को अपनाया जा सकता है। इसी प्रकार से जहां पेशेवर सेवाओं की आवश्यकता है तो कंपनी व्यवसाय या फिर साझेदारी ही अधिक उपयुक्त रहेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितने भी घटकों पर हम चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा के आधार पर वो सभी एक दूसरे से संबंधित है। पूंजी का योगदान, जोखिम, व्यवसाय का आकार प्रकृति के अनुसार बदलते हैं, अतः व्यवसाय के संगठन के स्वरूप का चयन करने से पूर्व इन सभी कारकों का, घटकों का ध्यान देना होगा, उसके अनुसार ही व्यवसाय के सही स्वरूप का चयन किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तब तक इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। थैंक्स।